MSME sector is the backbone of Indian economy, और let's say the backbone of India's manufacturing sector. सरकारी आंकड़ा है 100% मैन्युफैक्चरिंग में से 36% मैन्युफैक्चरिंग करता है MSME सेक्टर. MSME सेक्टर के या माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर के या SME सेक्टर के अर्थव्यवस्था के लिए क्या बेनिफिट्स हैं? बेनिफिट नंबर 1, पहला जो बेनिफिट है वो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो 36%, 1/3 मैन्युफैक्चरिंग इंडियन मैन्युफैक्चरिंग की करता है. टोटल मैन्युफैक्चरिंग में से 1/3 मैन्युफैक्चरिंग होती है. दूसरा बेनिफिट ये है कि भारत में तकरीबन 6 करोड़ MSMEs हैं जो कि एवरेजली 2 लोग पर MSME एम्प्लॉय करते हैं, तो 12 करोड़ लोगों का रोजगार MSME सेक्टर पे डिपेंड करता है. तो सेकंड बेनिफिट इज एम्प्लॉयमेंट. थर्ड बेनिफिट इज इट्स कंट्रीब्यूशन टू GDP. और चौथा बेनिफिट ये है कि जो ये बनाते हैं उस प्रोड्यूस का आधे से ज्यादा प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर आइटम एक्सपोर्ट किया जाता है, तो ये एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूट करते हैं जिसकी वजह से भारत का ट्रेड डेफिसिट कम होता है. और पांचवा सबसे बड़ा बेनिफिट जो मेरी तरफ से एडेड बेनिफिट है वो ये है कि इसमें सरकार का कुछ नहीं लगता. MSME में काम करने वाले अपने आप काम करते हैं, दे डोंट नीड गवर्नमेंट सपोर्ट. तो गवर्नमेंट ने अब सपोर्ट करना शुरू करा है. मुद्रा बैंक 2014 में आया है, उसके बाद जो ये स्कीमें आई है ये तो अब आई है. MSME तो चल रहा है 100 साल से, जैसे कोऑपरेटिव चल रहा है 100-200 साल से. क्या जरूरत थी उनको गवर्नमेंट की? कभी जरूरत नहीं थी. अपने हिसाब से काम अपने हिसाब से काम करते थे. लिज्जत पापड़ अपने हिसाब से काम करता है, आज तक काम करता है. इट इज डूइंग वेरी वेल. उसको जरूरत नहीं है, आज भी जरूरत नहीं है. So when we talk about the MSME sector in terms of production, employment, GDP growth, export and non-dependence on government or independent sector, MSME is the highest rewarding sector for any economy. सबसे बड़ा सेक्टर है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए. बहुत बड़ी बात है. A very very big thing. तो credit cards for micro entrepreneurs, customized credit cards with a 5 lakh limit for micro enterprise registered on Udyam portal. In the first year 10 lakh such cards will be issued. 5 लाख रुपए तक की लिमिट है. इस लिमिट को इसलिए उपलब्ध कराया गया है ताकि आपके पास टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स हो. हालांकि मुद्रा लोन्स की वजह से भी अवेलेबिलिटी टाइमली होती है, लेकिन ये और इजी फंडिंग मैकेनिज्म के लिए 5 लाख रुपए तक का कवर दिया गया है. लेकिन उसके लिए आपको उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर होना पड़ेगा. फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स जो है इनके लिए एक अलग एलोकेशन, अलग फंड बनाया गया है. 2 करोड़ का फंड बनाया गया है. और 5 लाख फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स इंक्लूडिंग वुमेन, SC, ST. न्यू स्कीम टू बी लॉन्च टू प्रोवाइड टर्म लोन्स अप टू 2 करोड़ ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 ईयर्स. अगले 5 साल में ये टर्म लोन जो है ये प्रोवाइड किया गया है. मैन्युफैक्चरिंग मिशन विद द मैंडेट टू फोकस ऑन. क्या क्या फोकस है? एक तीर से कितने सारे निशाने. अगर आप मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट करते हो किसी भी अर्थव्यवस्था में, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर रहे हैं उसके क्या क्या फायदे हैं? एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है. आप एक तरीके से एक्सटर्नल प्रोडक्ट से रेजिलिएंट होते हो, इंपोर्ट्स कम करते हो. जो आप मैन्युफैक्चर करते हो वो एक्सपोर्ट भारी मात्रा में होता है. जो आप बनाते हो वो पैसा भारत में ही टिका रहता है. इंपोर्ट्स में वो पैसा बाहर जाता है, और अगर बाहर के लोग आके हिंदुस्तान बनाते हैं और जो कमाते हैं सरप्लस पैसा तो भी वो बाहर लेकर जाते हैं. तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स आते हैं. इस वजह से मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स में आपको कुछ चीजों पे फोकस करना चाहिए. सबसे पहली चीज है हाइजीन, कि आप कायदे से प्रोडक्ट बनाएं, तमीज से बनाएं. स्पेशली फूड प्रोडक्ट्स जो है वो ढंग से बनने चाहिए. दूसरी चीज है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स. क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट शुड बी वेरी हाई. इट इज नॉट दैट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट शुड बी लो. जब तक आपकी क्वालिटी सही नहीं होगी आप कुछ नहीं कर पाओगे. यू विल नॉट बी एबल टू सेल. कोई भी सर्विस ऐसी हो, आज की डेट में कोई टीचर, मैं खड़े होकर पढ़ा रहा हूं, अगर मेरी क्वालिटी ठीक नहीं है, या कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जो क्वालिटेटिव प्रोडक्ट नहीं दे रहा है, आप कैसे खा लोगे? आप कैसे कंज्यूम कर लोगे? हाउ विल यू कंज्यूम? ये तो आप नीचे देखते हो ना, रोज क्लाउड किचन है नीचे. आप कभी खाओगे खाना जोमेटो से ऑर्डर करके जो क्लाउड किचन से आता है? आप देख रहे हो कितनी क्लीनलीनेस है यहाँ पे. हाइजीन फैक्टर क्या है इस बिल्डिंग का, क्लीनलीनेस फैक्टर क्या है इस बिल्डिंग का. और क्लाउड किचन में सारा दिन किस टाइप से खाना बनता होगा, वो लोग वहां पे जो शेफ है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत अच्छा प्रोफेशन है, लेकिन जिन परिस्थितियों में काम किया जा रहा है वो परिस्थितियां बहुत ही अनहाइजेनिक है. अब जो शेफ्स वहां पे जाते हैं, जो हाथ से बनाते हैं या पैक भी करते हैं, वो बाहर निकल के क्या क्या चीजें छूते होंगे, और वही चीज जो है उसी तरीके से पैक करके जाता है, और कितने हाथों से वो होते होते प्रोडक्ट आप तक आता है. तो आप खुद सोच के देखिए, क्लाउड किचन्स का इतना अनहाइजेनिक बुरा हाल है. अगर आप फिर भी ऑर्डर करना चाहते हो तो बेटर है कि आप उनसे ऑर्डर करो जहां पे आपको पता है कि चीज डायरेक्ट रेस्टोरेंट से डिलीवर हो रही हो. आपने मैकडॉनल्ड्स से ऑर्डर करा, वो मैकडॉनल्ड्स के रेस्टोरेंट से उठा के लेकर आएगा. आपने किसी ऐसी जगह से ऑर्डर करा जहां पे आपको पता है कि वो रेस्टोरेंट से उठा के लेकर आ रहा है, वो ज्यादा सेफ है रादर देन ऑर्डरिंग फ्रॉम समथिंग लाइक अ क्लाउड किचन. क्लाउड किचन अगर कोई ये देख ले, वो कभी जिंदगी में क्लाउड किचन से ऑर्डर नहीं करेगा. ये बात पक्की है. दिस इज 100% ट्रू. सो इस वजह से किसी भी चीज का क्वालिटेटिव प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है. हाइजेनिक कंडीशंस में चीजों को बनना बहुत जरूरी है. तो फोकस, ईज एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ये तो खैर बिजनेसेस के लिए है. फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स फॉर इन डिमांड जॉब्स, वाइब्रेंट एंड डायनामिक MSME सेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट. टेक्नोलॉजी अवेलेबल होनी चाहिए चीजों को अपलिफ्ट करने के लिए. क्वालिटी, क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग फॉर क्लाइमेट फ्रेंडली डेवलपमेंट. ये बोलने की बात है. क्लीन टेक कुछ नहीं होता है. देयर इज नथिंग बाय द नेम ऑफ क्लीनलीनेस, कि आप कोई चीज कर रही हो जो इको फ्रेंडली है.
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई रिपोर्ट मेरे सामने प्रस्तुत करके दिखा दो जहां गवर्नमेंट ये क्लेम कर सके कि इस काम की वजह से हमने इतने एमिशंस को कम करा, इतना डैमेज एनवायरनमेंट पे कम करा, पूरी दुनिया की किसी भी कंपनी का, डेवलप्ड कंट्रीज का, एक्सेप्ट फॉर जापान। अगर तमीज से कोई कंट्री काम करती है तो वो जापान है, और कोई देश तमीज से ये काम नहीं करता है, जहां पे इको फ्रेंडली नामक एक वर्ड को थ्योरी के सिवा प्रैक्टिकल में किसी ने देखा भी हो, क्योंकि जब काम करने जाते हैं तो सारी थ्योरी भूल जाते हैं। मेजर्स फॉर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स। जब तक इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है तब तक हमें लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स की तरफ काम करना पड़ेगा। उसकी दो वजह है। पहला यह है कि इंडिया में चीप लेबर है, वी हैव चीप लेबर, और जो दूसरा रीजन है वो ये है कि इंडिया की लेबर को हम अनएम्प्लॉय होने के लिए छोड़ नहीं सकते। लेबर क्या काम करेगी, व्हाट विल लेबर डू? फिर वो घूम फिर के वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में चली जाएगी, उसकी भी डिमांड नहीं है। खेती बाड़ी में वैसी डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, उसमें और लोग चले जाएंगे, उसमें भी वो नहीं है। फिर उसका बर्डन ये होगा कि जब लोग एआई, ऑटोमेशन, रोबोट्स की वजह से अनएम्प्लॉय होंगे और वो कुछ नहीं कर पाएंगे, तो घूम फिर के उसका बर्डन किसके ऊपर आ जाएगा? गवर्नमेंट के ऊपर आ जाएगा। फिर सब्सिडी, फिर नए नए निकल कर आएंगे, हम 2,500 देंगे, हम 3,000 देंगे, हम 4,000 देंगे। फिर ये जो है ये निकल कर आएगा मंथली बेसिस पे, हम महिला को देंगे, हम बच्चे को देंगे, हम किसान को देंगे, हम उसको। भाई बचा कौन? कौन बचा? टैक्स पेयर बचा, और टैक्स पेयर में भी आदमी बचा। हाँ, महिलाओं को तुमने दे दिया, किसानों को दे दिया, ठीक है, और किसको? बच्चों को दे दिया, बूढ़ों को दे दिया, बचा कौन? सो व्हेन यू टॉक अबाउट दिस लॉजिक तो ये जो लॉजिक है कि आप तो जी ऑटोमेशन लेकर आओ, ऑटोमेशन लाने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर थोड़ा सा कम जीडीपी ग्रोथ भी कर लो तो भी चलेगा। देयर इज नो पॉइंट ऑफ गेटिंग ऑटोमेशन इनटू प्लेस। फोकस प्रोडक्ट स्कीम फॉर फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर्स, ये फोकस प्रोडक्ट स्कीम है, दोनों सनराइज सेक्टर्स है। जूतों की डिमांड और लेदर सेक्टर में, अब लेदर से ही चीजें बनती है। एक्सपेक्टेड टू फैसिलिटेट एम्प्लॉयमेंट फॉर 22 लाख पर्संस, जनरेट टर्नओवर ऑफ 4 लाख करोड़, इसको प्रमोट किया जाए। टॉय सेक्टर, ये भी बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ा सेक्टर है। चाइना बेसिकली इसी सेक्टर से ग्रो होना शुरू हुआ था, टॉय सेक्टर से। सारे थर्ड क्वालिटी खिलौने चाइना से आते थे, सुबह से शाम तक चलते थे, जो मेलों में मिलते थे, ठीक है। 10 रुपए का मोबाइल फोन बेचते थे वो, मुझे अभी भी याद है। उसमें एक बैटरी भी होती थी, उसमें आवाज निकलती थी, और उसमें गले में डालने वाली डोरी भी होती थी, ठीक है। एक बटन जो है वो आप दबाओ, उसमें आवाज आती थी, वही जो गाड़ी चलने पे आवाज आती है, तो वो आवाज आती थी आपको। उस टाइम तो वो चल जाता था उसके सामने, आपने खरीदा, बहुत खुश, गले में टांग के आप घूम रहे हो, आपने मेले में कैंडी फ्लॉस खाया, आपको आपके पिताजी घर लाए, आपने उस बटन को दबा दबा के उसकी जान निकाल ली, और रात तक वो खराब हो गया। सो दिस इज समथिंग विच हैपेंस एज अ पार्ट ऑफ। तो चाइना ने बेसिकली उस तरीके से मार्केट को कैप्चर करा, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी बट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ प्राइसिंग। तो टॉय इंडस्ट्री इज अ वेरी वेरी बिग इंडस्ट्री। उसका रीजन ये है कि इतने बच्चे पैदा होते हैं तो खिलौने तो चाहिए। अब जब इतने बच्चे पैदा होंगे तो क्या करेंगे? वो खेलेंगे ना, तो उनको खेलने के लिए तो टॉय चाहिए। अब टॉय इंडस्ट्री आप नहीं बना पा रहे हो, तो चाइना ने उसमें कैपिटलाइज कर लिया, और चाइना में आधे से ज्यादा टॉयज तो उन्हीं के बच्चे थे, तो उनके इतने बच्चे थे। उसके बाद उन्होंने देखा बाजू में इंडिया है, इंडिया भी इतनी पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है। तो देखिए, क्योंकि पॉइंट है कि आप कहां जाओगे। जापान में सारे ओल्ड हैं, सारे बुढ़े हैं, वहां कोई खिलौने से खेलेगा नहीं। यूरोपियन यूनियन में पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग है, नॉर्थ अमेरिका में पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग है, बच्चों की पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग है। क्यों डिक्लाइन हो रही है? या तो लोग शादी नहीं कर रहे, लिव इन रिलेशनशिप चल रहा है, ठीक है, या तो लोग शादी नहीं कर रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, या वो भी नहीं रह रहे हैं, ठीक है। अगर शादी कर रहे हैं तो लोग बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं। डबल इनकम, नो किड्स। इस चीज को और ज्यादा एनहांस कर दिया गया है डिंक एपी, डबल इनकम, नो किड्स एंड पेट। कुत्ते, बिल्ली, ठीक है, जानवर, पता नहीं क्या क्या, तोता खरीद लिया किसी ने कुछ और खरीद लिया, तो ये सब खरीद के घर ले आए, और आपने घर में सब पेट्स भरे हुए हैं। डबल इनकम, नो किड्स एंड पेट्स। और अगर लोग बच्चे पैदा कर भी रहे हैं तो मतलब काफी हद तक जो वेस्टर्न सोसाइटी में देखा गया कि दे हैव 1 किड। अब 1 किड जो है वो एक फेल्ड मॉडल है पूरी दुनिया में। ये चाइना ने प्रूव कर दिया बिकॉज ऑफ देयर 1 चाइल्ड पॉलिसी। ये चाइना के ऊपर ही बैकफायर कर गया। तो इस वजह से जब उनकी नजर भारत की तरफ आई, इतनी भरमार पॉपुलेशन है, तो अब आप ये देखिए कि टॉय इंडस्ट्री तो फ्लरिश करेगी। और अगर आप इस चीज को यहां देखिए कि टॉय इंडस्ट्री जब फ्लरिश कर रही है, मैसिवली फ्लरिश कर रही है, तो हम उसको कैपिटलाइज क्यों नहीं कर पा रहे? तो अब हमारी आंख खुली है टॉय इंडस्ट्री की तरफ। इट इज बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर इंडस्ट्री टॉयज। बढ़िया क्वालिटी के मैन्युफैक्चर करो, सस्ती क्वालिटी के, हर क्वालिटी के मैन्युफैक्चर करो, हर टाइप का कंज्यूमर है यहाँ पे। सो टॉय इंडस्ट्री to focus on development of cluster skills and manufacturing ecosystem that will create high quality, unique and innovative sustainable toys to represent made in India brand. सपोर्ट फॉर फूड प्रोसेसिंग, बिल्कुल ये भी एक बहुत मैसिव इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री का भी ग्रोथ मैंने आपको बताया था, आपको लिखवाया भी था। $535 बिलियन की इंडस्ट्री का पोटेंशियल है इन द नेक्स्ट 2-3 इयर्स। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, ये भी बिहार में आ रहा है, ठीक है, दिस इज आल्सो कमिंग इन बिहार। एनहांस्ड इनकम फॉर फार्मर्स एंड स्किलिंग, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द यूथ, ये है। एमएसएमई की डेफिनेशन को याद करें, नई डेफिनेशन आ चुकी है एमएसएमई की। ये इस साल पेपर में आने की पूरी संभावना है, जो इस साल प्री दे रहे हैं। 99% इस पे क्वेश्चन बन सकता है। बाय हार्ट डेफिनेशन याद करें, पुरानी भी और नई भी।
तो क्रेडिट गारंटी कवर, ये तो खैर हमने नहीं पढ़ा था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये भी चेंज हुआ है, तो अब क्योंकि चेंज हो गया इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्रेडिट गारंटी कवर जो मिला हुआ है अभी आज की रेट में एमएसएमईज के लिए है, इट इज 5 करोड़ और स्टार्टअप्स के लिए है 10 करोड़। रिवाइज करा गया है 10 और 20 करोड़, डबल कर दिया गया है। तो क्रेडिट गारंटी डबल दे रहे हैं, विच इज वेरी गुड। एक्सपोर्ट और एमएसएमईज को और ज्यादा है, टर्म लोन्स अप टू 20 करोड़, क्योंकि एक्सपोर्ट्स को प्रमोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, इसको 20 करोड़ किया गया है। देखिए, तो क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर एमएसएमईज इज ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड टर्नओवर। इन दो बेसिस पे किया जाता है। तो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम के लिए 1, 10 और 50 करोड़ था, इसको 2.5, 25 और 125 करोड़ कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब 2.5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट या 25 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट या 125 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट के जितने भी लोग हैं, इन लोगों को एमएसएमई का बेनिफिट मिलेगा। पहले क्या होता था, 50 करोड़ से ऊपर वाला बड़ी कॉर्पोरेशन बन जाता था, क्योंकि मीडियम 50 तक है, 50 के ऊपर वाला बड़ा मतलब बिग बन गया। अब वो बिग हो गया तो बिग को तो सारे बिग कॉर्पोरेशन वाली लायबिलिटीज होंगी, उसको नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा, उसके ऊपर सारे कंप्लायंसेस होंगे, उसको सब वैसे ही करना पड़ेगा जो बड़ी कॉर्पोरेशन कर रही थी। अब क्या होगा, अब उसको सारे के सारे बेनिफिट्स 125 करोड़ तक वाले के मिलेंगे, तो एमएसएमई के जितने बेनिफिट्स हैं इनको मिलेंगे। और सेम चीज टर्नओवर में देखिए, 5, 50 और 250 करोड़ ये टर्नओवर का था, इसको रिवाइज करके क्या कर दिया गया, तो 5 का 10, 50 का 100 और 250 का 500 करोड़। बहुत बड़ा बेनिफिट है ये। 500 करोड़ तक की कंपनी जो है वो एमएसएमई है, तो मतलब 500 करोड़ तक की टर्नओवर कंपनी अगर एमएसएमई है, दिस इज अ वेरी बिग बेनिफिट, बहुत बड़ा बेनिफिट है आपको। ये चीज, बहुत सारी कंपनीज इसमें जो अभी बिग कॉर्पोरेशन थी, अब वो क्या बन जाएंगी, एमएसएमई बन जाएंगी। तो एमएसएमई के सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं वो, दे कैन टेक ऑल द बेनिफिट।